बुज़रुज महर जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ख्वाजा बख्त जमाल को याद करके बहुत रोई। अरसे से इसकी खैर खबर मालूम नहीं हुई थी और ना वजीर अलकशी ने इस बारे में और कुछ बताया था। बदनसीब औरत कई मर्तबा वजीर के महल की तरफ गई मगर गुलामों और दरबानों ने इसे धक्के देकर निकाल दिया। वो दुखिया किस्मत पर सब्र शुक्र करके घर में बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। नन्ना बुज़रुज महर जितना खूबसूरत था इतना अक्लमंद भी था। ऐसी ऐसी बातें करता था जिन्हें सुनकर बड़े बड़े दांतों में उंगलियां दबा लेते। जब वो 5 बरस का हुआ तो उसकी माँ इसे लेकर अपने मोहल्ले के एक उस्ताद के पास गई। इस उस्ताद के पास मोहल्ले भर के बच्चे पढ़ने आते थे। एक जमाने में बुज़रुज महर के बाप ख्वाजा बख्त जमाल ने इस उस्ताद को पढ़ाया था और ये बात बुज़रुज महर की माँ को मालूम थी। उसने उस्ताद से कहा, बच्चा तमेरी उस्ताद का बेटा है। तमेरी उस्ताद को वजीर अलकश ने किसी काम से चीन भेजा है। वो अभी तक लूट कर नहीं आया। अगर वो होता तो अपने बच्चे को खुद पढ़ाता, मगर अब तुम ये फर्ज अदा करो। उस्ताद नेक आदमी था। उसने बुज़रुज महर को प्यार किया और कहा कि मैं इसे मोहब्बत और शौक से पढ़ाऊंगा। इसके बाद बुज़रुज महर रोजाना उस्ताद के पास पढ़ने के लिए जाने लगा और चंद रोज के अंदर अंदर तमाम बच्चों से आगे निकल गया। जो बच्चे एक सबक 2 दिन में याद करती, इसी सबक को बुज़रुज महर 1 घंटे में याद कर लेता था। अभी वो 10 बरस ही का था कि उसने कई इल्म और फिन सीख लिए और उनमें खूब माहिर हो गया। एक रोज शाम को बुज़रुज महर छठी के बाद घर गया तो उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। इसने पूछा, अम्मा लेटी क्यों हो? मुझे बुखार हो गया है बेटा। अम्मा ने कहा, आज तुम भूखे ही सोगे बेटा। मैं मजदूरी नहीं कर सकी इसलिए खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। ये सुनकर बुज़रुज महर बेहद फिक्रमंद हुआ। अपनी भूख से ज्यादा इसे माँ की बीमारी का दुख था। वो कहने लगा, अम्मा क्या घर में कोई चीज ऐसी नहीं जिसे बाजार में बेच आऊं और कुछ रकम मिल जाए? नहीं बेटा, अब ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही जो बाजार में बिक सके। पहले ही तमाम चीजें एक एक करके बिक चुकी हैं। हाँ, ताक के ऊपर तुम्हारा नाना हकीम हामिस के हाथ की लिखी हुई एक बहुत पुरानी किताब पड़ी है। कोशिश करो शायद ये किताब कोई खरीद ले। बुज़रुज महर ने ताक में झांका तो कोने में एक मोटी सी किताब पड़ी देखी जिस पर मोटे हरूफ में लिखा था, हामिस नामा मुसन्निफ हामिस। जो शख्स इस किताब को गौर से पढ़ेगा और समझेगा, इस पर अगली पिछली तमाम बातें जाहिर हो जाएंगी। किताब बेहद पुरानी थी और उसके वर्क निहायत बोसीदा थे। कहीं कहीं अल्फाज भी धुंधले पड़ गए थे। बुज़रुज महर ये किताब देखकर उसे पढ़ने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद वो चला चला कर रोने लगा मगर साथ साथ किताब भी पढ़ता जाता था। फिर यकायक वो हंसा और कहकहे लगाने लगा। बेटे की ये हालत देखकर माँ अपनी बीमारी भूल गई और कहने लगी, किताब पढ़कर कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अभी तुम दहाड़े मार मार कर रो रहे थे और अब कहकहे लगा रहे हो। बुज़रुज महर ने किताब बंद कर दी और माँ से कहा, ये अजीबो गरीब किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चल गया है कि एक जालिम शख्स ने किस तरह मेरे बेगुनाह बाप को हलाक किया। यही वजह थी कि मैं रोया और हंसा यूं कि मैं इंशाअल्लाह इस जालिम से अपने बाप के खून का बदला लेने में कामयाब हो जाऊंगा। बुज़रुज महर की माँ ने जब ये सुना कि ख्वाजा बख्त जमाल को हलाक कर दिया गया है और ये खून वजीर अलकश ने किया है तो वो भी खूब रोई। लेकिन बुज़रुज महर ने इसे दिलासा दिया और कहा कि अम्मा अब रंज न करो, मैं बहुत जल्द वजीर से इंतकाम लूंगा। ये किताब बताती है कि बादशाह मुझे अपना वजीर बनाएगा। मेरे बाप का ढांचा अभी तक इसी जगह मौजूद है जिस जगह अलकश वजीर ने नया महल बनवाया है। अच्छा, अब मैं बाजार जाकर खाने पीने की चीजें लाता हूँ, लेकिन चीजें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? क्या किसी से उधार लोगे? नहीं अम्मा, उधार लेना ठीक नहीं। इस किताब ने मुझे एक ऐसा तरीका बता दिया है जिससे मैं खाने पीने की चीजें पैसों के बगैर ही ले आया करूंगा। तुम फिक्र ना करो। और अपनी वालिदा को हैरान परेशान छोड़कर बुज़रुज महर घर से निकला, सीधा बनिए की दुकान पर गया और कहने लगा, तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, बनिए ने जवाब दिया, तुम ख्वाजा बख्त जमाल के लड़के हो। वजीर ने मेरे बेगुनाह बाप को कत्ल कर दिया है। बुज़रुज महर ने कहा, और मैं अपने बाप के खून का बदला लूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, तुम वजीर से कैसे इंतकाम लोगे? वो तुम्हें मरवा देगा। बुज़रुज महर हंसा और बोला, वजीर मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। अच्छा,
अब तुम ऐसा करो कि रोजाना 2 सेर आटा, 1 सेर शुक्र, आध सेर घी, 5 सेर कोयले मेरे घर भिजवा दिया करो। लेकिन पैसे? बनिए ने पूछा। बुजुर्ग महर ने आंखें निकालकर बनिए को घूरा और कहा, तो मुझसे पैसे मांगता है? मैं जानता हूं कि अभी पिछले महीने एक किसान कई 100 मन गेहूं बेचने के लिए तेरे पास लाया था और तूने इसको धोखा देकर उसके गेहूं पर कब्जा कर लिया था, और अगर ये बात अभी जाकर बादशाह की अदालत में कह दूं तो वो तेरी बोटियां चील को खुलाने का हुक्म दे देगा। बुजुर्ग महर के मुंह से ये बात सुनकर बनिया थर थर कांपने लगा। सचमुच उसने पिछले महीने एक किसान को धोखे से लूट लिया था और उसके सारे गेहूं पर कब्जा कर लिया था। वो हैरान था कि ये राज बुजुर्ग महर को कैसे मालूम हुआ। हाथ जोड़कर कहने लगा, खुदा के लिए ये बात किसी से न कहना, मैं हर तरह से तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूं। जितनी चीजें तुमने कही हैं रोजाना तुम्हारे घर भिजवा दिया करूंगा। अब बुजुर्ग महर कसाई की दुकान पर गया। वो छुरियां और कुल्हाड़े तेज कर रहा था। बुजुर्ग महर ने इससे कहा, तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, तुम ख्वाजा बख्त तक जमाल के लड़के हो, क्या काम है मुझसे? कसाई ने सख्ती से कहा। इसका ख्याल था कि लड़का तो गोश्त उधार लेने आया है या कुछ पैसे मांगेगा। बुजुर्ग महर ने कहा, तुम रोजाना 1 सेर गोश्त मेरे घर भिजवा दिया करो। 1 सेर? कसाई ने हैरत से कहा, और पैसे कौन देगा? बुजुर्ग महर हंसा और कहने लगा, अरे जालिम, तू मुझसे पैसे मांगता है? क्या भूल गया कि पिछले ही महीने तूने बकरियां बेचने वाले एक ताजिर से कई 100 बकरियां खरीदी, और जब वो कीमत लेने के लिए तेरे मकान में आया तो तूने इसे मार के अपने मकान की एक अंधेरी कोठरी में गाड़ दिया। अभी जाकर बादशाह से कहता हूं। ये बात सुनकर कस्साब का तो दम ही निकल गया, होंठ खुश्क हो गए और चेहरा जर्द पड़ गया। वो हैरान था कि इस 10 बरस के लड़के को ये बात कैसे मालूम हो गई। उसने जल्दी से कहा, बेटा मुझे मुआफ कर दो, मैं 1 सेर के बजाय 2 सेर गोश्त तुम्हारे घर भिजवा दिया करूंगा, लेकिन ताजिर को मार डालने का किस्सा किसी से ना कहना। यहां से बुजुर्ग महर एक यहूदी सर्राफ के पास पहुंचा, जिसके बारे में सारे मोहल्ले में मशहूर था कि बेहद कंजूस और बद दिमाग आदमी है और उसने बेइंतहा दौलत जमा कर रखी है। वो लोगों को सूद पर कर्ज देता और 10 रुपए की जगह 20 रुपए वसूल करता। बुजुर्ग महर को देखते ही वो कहने लगा, आओ ख्वाजा बख्त जमाल के बेटे, क्या घर की कोई चीज बेचने के लिए लाए हो या कुछ रकम उधार चाहिए? लेकिन ये सोच लो कि मैं सूद दुगना वसूल करता हूं। बुजुर्ग महर ने कहकहा लगाया और बोला, सुन, वो लालची बुढ़े में ना कोई कीमती चीज बेचने आया हूं और ना सूद पर रुपया लेने। अगर तुम जान की सलामती चाहते हो तो रोजाना 100 रुपए की थैली हमारे घर भिजवा दिया करो। यहूदी ये बात सुनकर गुस्से में लाल पीला हो गया और अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि इस बदतमीज लड़के को मार पीट कर यहां से निकाल दो। मुलाजिम बुजुर्ग महर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि बुजुर्ग महर ने सर्राफ के कान में कहा, तो तेरी शामत आई है? अभी बादशाह की अदालत में जाकर कहता हूं कि तूने पिछले महीने 2 मालदार बेवा औरतों का जेवर धोखे से छीन लिया था। ये सुनकर यहूदी सर्राफ गश खा कर गिरा और उसके मुलाजिम बुजुर्ग महर को छोड़कर अपने आका को होश में लाने की तदबीर करने लगे। चंद लम्हे बाद वो होश में आया तो बरसों का बीमार नजर आता था। उसने बुजुर्ग महर को एक तरफ बिलाकर बड़ी आजिजी से कहा, ये बात बादशाह से हरगिज न कहना, मैं रोजाना 100 रुपए की थैली तुम्हारे घर भिजवा दिया करूंगा। अगर किसी दिन नागा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। बुजुर्ग महर ने कहा और उछलता कूदता अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद बनिए की दुकान से इसका नौकर गेहूं का आटा, शक्कर, घी और कोयले लेकर आया। फिर कसाई का नौकर गोश्त दे गया। इसके बाद सर्राफ खुद आया और 100 रुपए की थैली देकर खामोशी से चला गया। बुजुर्ग महर की माँ ये सामान देखकर हैरान थी। कहने लगी, बेटा ये क्या मुअम्मा है? तुमने ये सामान कितने रुपए का खरीदा और रकम कहां से आई? अम्मा ये बात ना पूछो, बुजुर्ग महर ने हंस कर कहा, ये सब मेरे नाना हकीम हामिस की पुरानी किताब का करिश्मा है। 2 साल गुजर गए। इस अरसे में बुजुर्ग महर खाने पीने की फिक्र से आजाद होकर अपने नाना हकीम हामिस की लिखी हुई किताब पढ़ने और समझने में लगा रहा। जो जो वो किताब को पढ़ता गया सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती चली गई। यहाँ तक कि गैब के इल्म में वो ऐसा कामिल हुआ कि राह चलते आदमियों के दिल की बात बूझ लेता
और कभी ऐसा ना हुआ कि इसकी जबान से निकली हुई कोई बात गलत साबित हुई हो। लोग कहते थे कि ये लड़का अपने बाप ख्वाजा बख्त जमाल से भी ज्यादा ज़हीन और बाकमाल है। एक रोज बुजुर्ग महर की मां ने कहा, बेटा, मेरा जी मेथी का साग खाने को चाहता है, लेकिन शहर में मेथी का साग नहीं मिलता। मैंने सुना है कि वजीर अलकश के बाग बेदाद में मेथी का साग मौजूद है, किसी को भेजकर वहां से मंगवाओ। वजीर अलकश का नाम सुनकर बुजुर्ग महर के तन बदन में आग लग गई। हकीम हामिस की किताब ने इसे अपने बेगुनाह बाप के खून का बदला लेने से गाफिल कर दिया था। अब मां ने वजीर का नाम लिया तो उसने किताब एक तरफ फेंक दी और उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा, बहुत अच्छा मां, मेथी का साग लेने में खुद बाग बेदाद जाता हूं। जब बुजुर्ग महर बाग के पास पहुंचा तो उसका दरवाजा बंद था। उसने बागबान को आवाज दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा ताजा आदमी दरवाजे पर आया। किया देखता है कि 12-13 साल का एक भूला भाला लड़का खड़ा है। क्या बात है, क्या चाहिए? बागबान ने बुजुर्ग महर से पूछा। मेरी माँ का दिल मेथी का साग खाने को चाहता है, बुजुर्ग महर ने कहा, और मेथी का साग सिवाय इस बाग के और कहीं नहीं है। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर थोड़ा सा साग दे दो। बागबान सख्त नाराज हुआ और कहने लगा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तूने मुझे आवाज दी? क्या मैंने कुंजोड़े की दुकान खोल रखी है जो तुझे साग देता फिरूं? मुझे तेरे भोलपन पर तरस आता है, वरना इतना पीटता कि सारी जिंदगी याद करता। जा दफा हो। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा और कुफुल को हाथ लगाना ही चाहता था कि बुजुर्ग महर ने चलाकर कहा, खबरदार, कुफुल बंद ना करना। कल तो ने जो सांप मारा था, इसकी मादा तुझे डसने के लिए इस कुफुल के सुराख में छपी बैठी है। ये सुनकर बागबान हैरान रह गया। उसने झककर कुफुल के सुराख में झांका तो सचमुच सिया रंग के एक बारीक से धागे की तरह का एक सांप उसमें छुपा हुआ था। बागबान ने फौरन इसे हलाक किया और दिल में कहने लगा कि ये लड़का तो बड़े कमाल का है, मैंने खामखा इसे बुरा भला कहा। वो बुजुर्ग महर से पूछने लगा, तुम्हें किस तरह पता चला कि मैंने कल एक सांप मारा था और आज उसकी मादा मेरे डसने को इस कुफुल के अंदर छपी बैठी है? तुम्हें इन बातों से किया? तो बुजुर्ग महर ने कहा, मेथी का साग देना है तो दे दो, वरना मैं जाता हूं। बागबान आजिजी से बोला, आओ मेरे साथ बाग में चलूं, मैं तुम्हें बहुत सा साग दूंगा, लेकिन किसी से जिक्र मत करना कि ये साग मैंने तुम्हें दिया है। वजीर अलकश ने सुन लिया तो मेरी गर्दन उड़ा देगा। बुजुर्ग महर हंसा और कहने लगा, तुम अलकश की फिक्र मत करो, इसकी जिंदगी के दिन भी थोड़े ही रह गए। बुजुर्ग महर जब बाग के अंदर गया तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। सैकड़ों किस्म के फूल और पौधे यहाँ लगे हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जा बजा ऊंचे फवारों में से दूध की मानिंद सफेद पानी उबल रहा था। दरख्तों की शाखों पर हजारों खूबसूरत और हुसैन परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। बाग के बिल्कुल दरमियान में संगमरमर की बनी हुई एक आलीशान बारादरी थी, जिसकी दीवारों और फर्श पर हीरे जवाहरात जुड़े गए थे और उनकी चमक इतनी थी कि आंख नहीं ठहरती थी। बागबान ने बुजुर्ग महर को बाग के अंदर अलमास के बने हुए एक तख्त पर बिठाया और अब मेथी का साग तोड़ने के लिए दूसरी तरफ जाने ही लगा था कि वजीर अलकश भी टहलता हुआ उधर आ निकला। उसने बुजुर्ग महर को देखा तो बागबान से पूछा, ये कौन है? बागबान ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर, ये लड़का अजीब और गरीब बातें करता है जिन्हें सुनकर मेरी अक्ल तो दंग है। फिर उसने कुफुल में छुपे हुए सांप की दास्तान सुनाई। वजीर अलकश बहुत हैरान हुआ और गौर से बुजुर्ग महर को देखने लगा। फिर इसने बागबान को वहां से चले जाने का हुक्म दिया और बुजुर्ग महर को बारादरी में ले गया। तख्त पर बैठने के बाद अलकश ने बुजुर्ग महर से पूछा, लड़के, तेरा नाम क्या है और तुझे ये इल्म कहां से हासिल हुआ? मेरा नाम बुजुर्ग महर है। मेरे बाप का नाम ख्वाजा बख्त जमाल और नाना का नाम हकीम हामिस था। मैंने ये इल्म अपने नाना की एक किताब हामिस नामा से हासिल किया है। ख्वाजा बख्त जमाल का नाम सुनकर अलकश घबराया और खौफ से कांप उठा, लेकिन फिर संभल कर बोला, तेरे बाप को मैं जानता हूँ, वो बहुत नेक और अच्छा आदमी है और उसे मैंने एक काम से मुल्क चीन भेजा है। ये सुनकर बुजुर्ग महर का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, आप गलत कहते हैं, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। इसे एक जालिम और संग दिल शख्स ने दौलत के लालच में कत्ल कर दिया है। अब मैं अपने बाप के कत्ल का बदला लेने की फिक्र में हूँ। अलकश के होश उड़े
समझ गया कि इस लड़के को सब कुछ मालूम हो चुका है और ये मुझसे बदला लेगा। उसने दिल में फैसला किया कि उसे किसी फरेब से ठिकाने लगा देना चाहिए। कहने लगा, अफसोस कि तुम्हारे बाप को किसी ने कत्ल कर दिया, मुझे अब तक ये बात मालूम न थी। खैर तुम रंज न करो, मैं इस पापी को अपने हाथ से सजा दूंगा। अब ये बताओ कि तुम इस बाग में कैसे आए? मेरी माँ ने मुझे मेथी का थोड़ा सा साग लेने भेजा था, जो सिवाय इस बाग के शहर में कहीं और नहीं मिलता। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी किसी गुलाम से कहता हूं कि तुम्हारे लिए मेथी का साग तोड़ कर लाए। ये कहकर अलकश एक तरफ चला गया और अपने खास गुलाम को तन्हाई में बिलाकर कहने लगा, एक लड़का 12 दूरी में बैठा है, इसे तहखाने में ले जाकर बंद कर दो, वो वहां भूखा प्यासे मर जाएगा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारी दिली आरज़ू पूरी कर दूंगा, वादा करता हूं। गुलाम ने सीने पर दोनों हाथ रखकर सर झुकाया और 12 दूरी की तरफ चल दिया। उसने जाते ही बुजुर्ग महर को पकड़ लिया, एक हाथ से इसका गला दबाया, दूसरे हाथ से इसका मुंह बंद किया और कंधे पर डालकर एक तहखाने में ले गया। वो बुजुर्ग महर को फर्श पर पटक कर बाहर से दरवाजा बंद करने ही लगा था कि बुजुर्ग महर ने जोर का कहकहा लगाया और कहा, ए हबशी गुलाम, ये क्या करता है? अलकश तेरे दिल की आरज़ू कभी पूरी न करेगा, उसने तुझसे झूठा वादा किया है। याद रख, अगर तूने मुझे मारा तो अलकश तुझे भी जिंदा न छोड़ेगा। गुलाम ने अपना हाथ रोक लिया और हैरत से बुजुर्ग महर को देखने लगा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, भला तुझे क्यों कर पता चला कि अलकश ने मुझसे किया कहा और मेरे दिल की आरज़ू किया है? बुजुर्ग महर ने कहा, ए हबशी गुलाम, मैं सब कुछ जानता हूँ। अलकश मुझे इसलिए मारना चाहता है कि वो मेरे बाप का कातिल है और उसे डर है कि कहीं मैं अपने बाप का बदला ना लूं। खैर उन बातों को छोड़, मैं बताता हूँ कि तेरे दिल की आरज़ू किया है। क्या तो अलकश की लड़की से शादी करना नहीं चाहता? हबशी गुलाम ने ये सुनते ही बुजुर्ग महर के कदमों पर अपना सर रख दिया और बोला, हाँ यही आरज़ू है मेरी। मैं तेरी शादी अलकश की बेटी से करा सकता हूँ और वो वक्त जल्द ही आने वाला है जबकि अलकश को मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन तो इस वक्त तक मेरा पता उसे न बताना जब तक वो तेरे मुंह पर 3 तमांचे न मारे। लेकिन अलकश ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें इस तहखाने में बंद कर दूं। गुलाम ने कहा, तो इससे कह देना कि मैंने इसे बंद कर दिया है और वो वहां भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। बुजुर्ग महर ने कहा। हबशी गुलाम ने बुजुर्ग महर को छोड़ दिया। बुजुर्ग महर ने इससे मेथी का साग लिया और अपने घर चला गया। इसके बाद गुलाम अलकश के पास गया और उससे कहा कि मैं इस लड़के को अंधेरे तहखाने में बंद कर आया हूँ। अलकश बेहद खुश हुआ और दिल में कहने लगा कि ख्वाजा बख्त जमाल का लड़का तो अपने बाप से भी ज्यादा बाकमाल और होशियार निकला। अगर उसे छोड़ दिया जाता तो वो जरूर मुझसे इंतकाम लेता।